नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम टीपीएस सेक्शन 100 देखने वाले हैं, जो चार्ज के बारे में बताती है। भार इसमें बताया गया है। तो भार क्या होता है, इसे आज हम समझेंगे। तो भार जहाँ की एक व्यक्ति की स्थावर संपत्ति पक्षकारों के कार्य द्वारा, मतलब स्थावर संपत्ति होती है, और किसी की एक व्यक्ति की, ठीक है, एक व्यक्ति की स्थावर संपत्ति होती है, पक्षकारों के कार्य द्वारा या विधि की क्रिया द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को धन के संदाय के लिए प्रतिभूत बन जाती है। मतलब वह पक्षकार के कार्य द्वारा या विधि की क्रिया द्वारा वह जो स्थावर संपत्ति है वो क्या बन जाती है, प्रतिभूत बन जाती है। और वह समव्यवहार बंधक की कोटि में नहीं आता। मतलब वो प्रतिभूत तो बन जाती है संपत्ति, पर कब, पर वो बंधक नहीं होता, क्योंकि बंधक में क्या होता है कि संपत्ति पहले दे दी मतलब संपत्ति के एवज में पैसा लिया जाता है, तो वो बंधक नहीं होता। ठीक है, वहाँ यह कहा जाता है कि पश्चात कथित व्यक्ति का उस संपत्ति पर भार है, और तस्मिन पूर्व अंतर्विष्ट वे सब उपबंध जो सादा बंधक को लागू होते हैं, ऐसे भार को यथाशक्ति लागू होंगे। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल को। जैसे ए नामक व्यक्ति है, इसकी कोई स्थावर संपत्ति है, इसे पैसे की ज़रूरत है, तो इसने बी नामक व्यक्ति से कहा मुझे पैसे दे दो और मैं तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। कहाँ से? ये जो स्थावर संपत्ति है, इस स्थावर संपत्ति में जो भी भाटक वगैरह मुझे प्राप्त होगा या कैसे भी मैं इस स्थावर संपत्ति से तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। मतलब ये क्या, ये स्थावर संपत्ति एक प्रतिभूत के रूप में हो गई। ठीक है, वो ऐसे कहता है। ठीक है, तो अगर वो ऐसा करता है और बी इसको पैसा दे देता है, बी इसको पैसा दे देता है, तो ये क्या होता है, ये पक्षकार के कार्य द्वारा हो गया। ठीक है, एक बात हमने समझ ली कि पक्षकार के कार्य द्वारा। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि जहाँ विधि की क्रिया द्वारा, पक्षकार के कार्य द्वारा तो हमने सोच लिया कि जब वो समझ लिया कि जब एक व्यक्ति दूसरे से कहता है आप मुझे पैसे दे दीजिए और मैं किसी संपत्ति से, इस संपत्ति से तुम्हारा मूलधन तो या तुम्हारा ब्याज के साथ पैसा चुकता कर दूंगा। ठीक है, तो वो पक्षकार के कार्य द्वारा होता है भार। और जो दूसरा होता है, दूसरा क्या होता है, विधि की क्रिया द्वारा। अब विधि की क्रिया द्वारा कैसा होता है, जैसे इसी उदाहरण को आगे लेते हैं। ए है, ए बी से कहता है मुझे पैसे दे दो, बी पैसे दे देता है। ठीक है, और किस लिए कि इस स्थावर संपत्ति से वो चुका देगा पैसा। ठीक है, ए क्या होता है फिर कि जो ए है इसकी डेथ हो जाती है, ए मर जाता है, फिर ए का जो एलआर होता है सी। ठीक है, तो अब सी के पास ये संपत्ति आ जाती है। ठीक है ना, क्योंकि जो धन संपत्ति होती है वह पिता के बाद किसको, पुत्र को आ जाती है ना, तो ये एलआर को मिल जाती है। तो उसके एलआर को मतलब उसके पुत्र को यदि उसके पुत्र को संपत्ति मिल जाती है, उसके पिता के ख़त्म होने के बाद, उसके पिता की डेथ होने के बाद उसके पुत्र को संपत्ति मिल जाती है, तो इस संपत्ति पर भार होता है किसका, इसका। जो बी है, बी के पैसे चुकाने का उसका भार होता है, क्योंकि ए यहाँ पर चुका नहीं पाया और उसके चुकाने के पहले एक की डेथ हो गई। तो अगर सी को वो संपत्ति मिलती है या सी के अलावा किसी और को भी लीगल तरीके से वह संपत्ति मिलती है कि मतलब उसका पुत्र ही नहीं था या फिर उसने कहा था कि इस व्यक्ति को ये संपत्ति मिल जाएगी। ठीक है, तो जिसे भी वह संपत्ति मिलती है तो उस पर उस भार होगा, सी पर भार होगा क्या, इसके पैसे चुकाने का इस संपत्ति से। मतलब इस संपत्ति मिलते जाती है पर संपत्ति पर उसके साथ भार आ जाता है बी के पैसे चुकाने का। और पक्षकार के कार्य द्वारा ये हो जाता है कि इस संपत्ति पर भार हो जाता है बी के पैसे चुकाने का। तो दोनों ही कंडीशन को हमने समझ लिया है, पर इसमें बड़ी बात ये कही गई है कि ये जो होता है, ये जो बात है, प्रतिभूत तौर पर जो संपत्ति रखी जाती है, तो बस इसे क्या नहीं समझे जाएंगे, ये बंधक नहीं होगा। इसे कोई ये ना समझे कि ये बंधक है, इसलिए स्पष्टतया अलग दिया है कि बंधक नहीं होगा, क्योंकि बंधक में हित का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो कहा गया है कि बंधक नहीं होगा। सॉरी, यहाँ पर क्या टिक हो गया, यहाँ नहीं, उसमें कहा गया है कि बंधक की कोटि में नहीं आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वे सब उपबंध, हाँ, और इसमें कौन से उपबंध लागू होंगे, तो इसमें वे सारे ही उपबंध लागू होंगे जो सादा बंधक में लागू होते हैं। मतलब जो सादा बंधक रहता है उसमें व्यक्तिगत भार होता है, मतलब उस व्यक्ति को ही पैसे चुकाने होंगे। दूसरी बात, रजिस्ट्रीकृत होगा। ठीक है, तो उसमें जो भी उपबंध लागू होंगे, ये जो भार है, भार में किसके उपबंध लागू होंगे, सादा बंधक के। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। आगे देखते हैं न्यास के प्रति निष्पादन में। अब आगे और कुछ नहीं है इसमें, इसके जो हैं इसके दो अपवाद बताए गए हैं। पहली बात तो ये है कि यदि कोई न्यासी है,
ठीक है। और न्यासी को संपत्ति किस लिए दी जाती है कि वह उसकी संपत्ति की संरक्षा करेगा, ठीक है। तो यदि न्यासी जो है जिसको संपत्ति न्यस्त की गई है तो वो क्या करता है, वो उस संपत्ति की संरक्षा के लिए उसमें कुछ खर्च कर देता है, उसमें जो पैसे लगा देता है, क्योंकि अगर वो संपत्ति खराब हो रही है और जिसके पास वो संपत्ति न्यस्त की गई, जैसे ए है, ए बी से कहता है, बी न्यासी बन जाता है, बी से कहता है कि मैं भोपाल जा रहा हूँ, इंदौर जा रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, और तुम मेरी गांव की संपत्ति है इस पर न्यस्त हो जाओ, न्यासी बन जाओ, और मेरी इस वाली प्रॉपर्टी की तुम संरक्षा करना, कि मतलब इसमें कोई खराबी ना आ जाए। तो क्या इसकी रक्षा करने का एक तरीके से भार किस पर हो जाता है, मतलब दायित्व आ जाता है किसके ऊपर, बी पर आ जाता है, ठीक है। तो बी, यदि अब ए को तो यहाँ पता नहीं होता, बी यदि देखता है कि इस वाली संपत्ति में कोई नष्ट होने की प्रवृत्ति है, मतलब कुछ ऐसा होने वाला है, खराबी होने वाली है, या कोई ऐसा पैसा लगाना ज़रूरी है जो उस संपत्ति की संरक्षा के लिए ज़रूरी है, तो यदि जो न्यासी है वो पैसा लगाता है तो वह भार नहीं समझा जाएगा, ठीक है। पहली बात तो इसने ये बताया कि अगर कोई न्यासी पैसा लगाता है उस संपत्ति की संरक्षा के लिए तो वो भार नहीं होगा। दूसरी बात उसमें ये बताता है कि पहली न्यास के निष्पादन में उचित रूप से किए गए व्यय, वही बात है के लिए जो भार न्यासधारी जो न्यासी था, ठीक है, न्यासधारी या न्यस्त संपत्ति पर होता है, जो न्यस्त की गई थी संपत्ति, उसे इस धारा की कोई बात लागू नहीं होगी, मतलब वो भार नहीं होगा। और किसी तत्समय प्रवृत्ति विधि द्वारा अन्यथा व्यक्ता उपबंधित को छोड़कर कोई भी भार उस संपत्ति के विरुद्ध प्रवर्तित न किया जाएगा जो ऐसे व्यक्ति के हस्तगत हो, जैसे ऐसी संपत्ति प्रतिफलार्थ और उस भार की सूचना के बिना अंतरित की गई है। दूसरी बात इसमें यह भी कही गई है कि यदि कोई संपत्ति है, ठीक है, उस संपत्ति को भले ही उसमें भार था किसी भी प्रकार का, ठीक है, ऊपर तरीके से किसी भी प्रकार का उसमें भार था, और कि आपको इस जैसे कोई भार था उस संपत्ति पर, भार तो हमने समझ लिया, जैसे उन्होंने कहा कि भरण पोषण है, ठीक है, आपको इस संपत्ति से भरण पोषण करना है, किसी संपत्ति पर किसी को ऐसे कहा गया कि आपको भरण पोषण करना है, और जिसको कहा गया तो वो क्या करता है, दूसरे व्यक्ति को अन्य, जैसे ए कहता है बी से कि आप ये संपत्ति मेरी रख लीजिए, बस इस संपत्ति पर आपको क्या करना है, सी का भरण पोषण करना है, ठीक है। ए बी से कहता है कि आप मेरी तुम्हारी ये संपत्ति हो जाती है जो मेरी है, बस इस संपत्ति पर तुम्हारा क्या भरण पोषण का दायित्व होगा। बी क्या करता है, सी के भरण पोषण का दायित्व होगा, ठीक है। अब बी क्या करता है, ये संपत्ति ये जो है इसको क्या डी को बेच देता है, ठीक है। और बेचता कैसे है, प्रतिफल के साथ बेचता है, मतलब पैसा ले लिया है और प्रतिफल के साथ बेच दिया। पहली बात तो ये है कि प्रतिफल के साथ बेच दिया, और दूसरी बात ये है कि उसको सूचना नहीं दी थी, जिसे संपत्ति बेची उसे सूचना नहीं दी थी कि इस संपत्ति पर सी के भरण पोषण का दायित्व है। तब यदि डी संपत्ति को खरीदता है तो संपत्ति पर डी का भार नहीं होगा। इसमें यही बात की गई है। पहली बात तो यह है कि यदि कोई न्यासी है तो वह उस पर न्यासधारी के अधिकार पर, मतलब यदि उसमें कोई आवश्यक व्यय करता है तो वो भार नहीं आएगा। दूसरी बात ये करता है कि यदि किसी व्यक्ति को भार वाली संपत्ति बेची जाती है तो क्या होता है कि यदि भार वाली संपत्ति बेची जाती है और सप्रतिफल भेजी जाती है और उसे सूचना दिए बिना बेची जाती है तो भी वह भार की कोटि में नहीं आता है। यदि उसे सूचना देकर बेची जाती कि इस संपत्ति पर भार है, ध्यान से सुनिएगा, यदि उसे बताया जाता सप्रतिफल भले ही हो और बेचा जाता है और कहा जाता है, जैसे बी यदि कह देता डी से कि इस संपत्ति पर सी का भार है, ठीक है, सी के भरण पोषण का भार है, तब भी डी यदि खरीद लेता है तो डी पर क्या होगा, इसके भरण पोषण के लिए वो लायबल होगा। परंतु डी को यहाँ की बात ये है कि यदि न्यासधारी है और न्यासधारी अगर कोई आवश्यक व्यय करता है, इतना ही आप याद रखिएगा, तो उसके द्वारा जो व्यय किया गया है वो भार नहीं होता है। और दूसरी बात यह है कि यदि जो सप्रतिफल क्रेता है तो उसके अगर वो बिना सूचना की संपत्ति को खरीदता है तो फिर उसे सूचना नहीं थी कि इस संपत्ति पर किसी का भार है और उसे संपत्ति बेची जाती है, तो सप्रतिफल क्रेता जिसे सूचना ना हो कि इस पर भार है और वह यदि संपत्ति खरीदता है तो वह भी भार के अंतर्गत नहीं आती। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई कमी लगती है तो बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।